वन, और ये एकमात्र क्वेश्चन आपको पूरा ग्रुप अकाउंट्स खोल के दे देगा कि यार डेबिट टैक्स ग्रुप अकाउंट्स पे कैसे बुक करना है। देखिए इसमें 4-5 प्रिंसिपल है, वो अच्छे तरीके से समझना है। ये कह रहे जनाब, मासूम लिमिटेड अक्वायर्ड 100% शेयर्स ऑफ हारी लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2009। हाँ भाई 100% होल्डिंग है, नो एनसीआई, ठीक है जी। फिर सर नीचे दी हुई है बैलेंस शीट, नीचे दी हुई है बैलेंस शीट में फेयर वैल्यूज आ रही है और टैक्स बेसिस आ रही है। हाँ भाई, जब हम एक सब्सिडरी को अक्वायर करते हैं तो उसके सारे एसेट्स को किस वैल्यू पे रखते हैं? ग्रुप अकाउंट्स में। डे वन पे सारे एसेट्स को किस वैल्यू पे रखते हैं ग्रुप अकाउंट्स में? जी जनाब, फेयर वैल्यू पे रखते हैं, कॉस्ट पे नहीं मेरा बच्चा, फेयर वैल्यू पे रखते हैं। ऐसा हम डे वन पे सारे एसेट सब्सिडरी के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं ग्रुप अकाउंट्स में एसेट्स को लेके जाऊंगा तो इन फेयर वैल्यूज पे लेके जाऊंगा पक्का? अच्छा, इनके टैक्स बेसिस कहां से आ रहे हैं बताओ, ये टैक्स बेस कहां से आ रहे हैं? ये टैक्स बेस कहां से आ रहे हैं सर? ये सब्सिडी की बुक्स के टैक्स बेसिस हैं, ये सब्सिडी के हिसाब से टैक्स बेसिस हैं, ठीक है जी। वो कह रहा है मासूम लिमिटेड एट पेड 1.5 मिलियन फॉर 100% होल्डिंग, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी कैरीड एट फेयर वैल्यू इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। पेरेंट का टैक्स रेट 30% है, सब्सिडी का टैक्स रेट 40 है, सब्सिडी का 40 टैक्स रेट है, पेरेंट का 30% टैक्स रेट है। गुडविल इज नॉट अलाउएबल फॉर टैक्स पर्पसेस, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर कोई डेफर्ड टैक्स का हिसाब किताब है। मुझे आप 2 मिनट के अंदर गुडविल निकाल के दे सकते हो, गुडविल निकाल के दे सकते हो हैं? गुडविल कैसे निकलेगी सर? गुडविल कैसे निकलेगी सर? गुडविल निकलेगी नेट एसेट्स और जो कंसिडरेशन है उसके डिफरेंस से। निकाल के दो मुझे, शाबाश, निकाल के दो। क्या उसमें टैक्स बेस इस्तेमाल होगी? नहीं। गुडविल निकाल के दो। इन द एब्सेंस ऑफ एनी टैक्स, in the absence of any double tax, can you calculate goodwill for me? शाबाश साईं। आगे भी 4,30,000 रुपए बिल्कुल सही निकाले लड़कों ने। सर मुझे बताओगे कैसे? अगर मैं गुडविल निकालूं तो मैंने एंट्री देखी सर, कंसिडरेशन कितने की? 1.5 मिलियन। देख मिली तेरे को? हाँ यही एग्जैक्ट यही। नेट एसेट सर, नेट एसेट्स कितने? एसेट 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 लायबिलिटी लायबिलिटी, नेट करो कितना आ रहा है? नेट कितना आ रहा है सर? 10700000, यही है सर। बताएं मेरे पास कितने रुपए की गुडविल आ रही है? कितने रुपए की गुडविल आ रही है? कितने रुपए की गुडविल आ रही है? 4,30,000। अगर मैं आपको कहूं कि गुडविल कैलकुलेट करते हुए हमने एक लायबिलिटी या एसेट मिस किया है, मानोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि इस गुडविल को कैलकुलेट करते वक्त हमने एक एसेट या लायबिलिटी को मिस कर दिया है, मानोगे? नहीं सर, अभी अपेरेंटली तो नहीं नजर आ रहा ऐसा कुछ है, अपेरेंटली तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, हमने एक एसेट और लायबिलिटी, एसेट या लायबिलिटी को मिस किया है, और वो एसेट या लायबिलिटी है डेफर्ड टैक्स। वो क्या है? डेफर्ड टैक्स। वो क्या है जनाब? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, कंसोलिडेटेड बुक्स में चंदा प्यारे मुन्ने, मेरे पास जो फेयर वैल्यू यही कैरिंग अमाउंट बनेगी, टैक्स बेस का अनचेंज होगा। बताएं मेरे पास कैरिंग अमाउंट क्या होगी सर? बताएं क्या क्या है सर मेरे पास? क्या क्या है और क्या क्या है और क्या क्या है? बताएं सर क्या क्या है और क्या क्या है?
ऐसा मुझे बताएं, दोनों का डिफरेंस बताओगे कितना है डिफरेंस? सर मेरे पास जमीन 7 लाख की है, टैक्स बेस 5 लाख है, टैक्सेबल डिफरेंस है 2 लाख का टैक्सेबल। एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस कम है सर। टैक्स बेस कम होने इंडिकेट कर रहा है कि जब हम इसको यूज करेंगे तो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट 7 लाख के मिलेंगे और डेप्रिसिएशन सिर्फ 5 लाख काला होगा। ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास इसके बाद 70,000 का टैक्सेबल डिफरेंस है सर, फिर 20,000 का डिडक्टेबल डिफरेंस है। भाई इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट कम और टैक्स बेस ज्यादा क्यों है सर? 2 रीजन है, एक अभी बता रहा हूँ, 2 रीजन एक अभी बता रहा हूँ। इसमें इन्वेंट्री एनआरवी पे है और टैक्स बेस जो है वो इन्वेंट्री की कॉस्ट है। ठीक है जी। तो एनआरवी पे सर जो इन्वेंट्री आ रही है तो जल्दी कम आ रही होती है, एनआरवी लॉसेस को एफडीआर अलाउ नहीं करता, तो सर मेरे पास एक डिडक्टेबल डिफरेंस क्रिएट हो गया ये। अब बताएं सर मेरे अकाउंट रिसीवेबल नील, कैश नील, अकाउंट पेबल का डिफरेंस नील, फिर मुझे बताएं रिटायरमेंट बेनिफिट्स 1 लाख। मुझे बताएं नेट करें क्या आ रहा है सर मेरे पास? नेट मेरे पास टैक्सेबल डिफरेंस है या डिडक्टेबल डिफरेंस है, कितने का जी? नेट 1.5 लाख, नेट 1.5 लाख का डिफरेंस है। टैक्सेबल पक्का, टैक्सेबल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेट करके बताओ 1.5 लाख आ रहा है। अब बताओ मेरे बच्चों इस 1.5 लाख के टैक्सेबल डिफरेंस पे किस रेट से मैं डबल टैक्स लायबिलिटी बुक करूं, पेरेंट या सब्सिडरी? पेरेंट का रेट या सब्सिडरी का रेट? पेरेंट का रेट या सब्सिडरी का रेट? ग्रुप अकाउंट किसके हैं? ग्रुप अकाउंट किसके हैं? पेरेंट के। लाना तुम लोग की शक्लों में सब्सिडरी के रेट से बुक होगा, हैं? सब्सिडरी के रेट से बुक होगा, क्यों? भाई इन एसेट्स को यूज कौन कर रहा है? इन एसेट्स को इस्तेमाल कौन कर रहा है? इन एसेट्स को इस्तेमाल कौन कर रहा है? इन एसेट्स को इस्तेमाल कौन कर रहा है? सब्सिडरी कर रही है, अपने ज्यूरिसडिक्शन में इस्तेमाल कर रही है। कल किससे जाके डेप्रिसिएशन क्लेम होगा इन एसेट्स का? पेरेंट की टैक्स अथॉरिटी से या सब्सिडरी की टैक्स अथॉरिटी से? पेरेंट की टैक्स अथॉरिटी से, सब्सिडरी की टैक्स अथॉरिटी से? सब्सिडरी की टैक्स अथॉरिटी से। सेट सब्सिडरी की टैक्स अथॉरिटीज ने रेट क्या रखा है टैक्स का? रेट क्या रखा है टैक्स का? लेकिन बेटा ये चीज याद रखो लाइबा, क्योंकि हमने इन एसेट्स को जेन्युइनली इस्तेमाल सब्सिडरी ने करना है, और इन सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन की डिडक्शन हो या इनकम का टैक्स हो, वो सब्सिडी ने इवेंचुअली पे करना है। और सब्सिडी जिस इलाके में काम करती है उस इलाके का टैक्स रेट 30% है। याद रखना, ग्रुप अकाउंट्स में जो भी एसेट आ रहा है आपने टैक्स रेट ग्रुप के हिसाब से नहीं निकालना, इंडिविजुअल एंटिटी के हिसाब से निकालना है। आपने चेक ये करना है कि ये एसेट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, पेरेंट के पास या सब्सिडी के पास, ऐसा। अब बताएं ये सारे एसेट्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? सब्सिडरी के पास। ये सारे टैक्सेबल और डिडक्टेबल डिफरेंसेस रिवर्स कौन करेगा? सब्सिडरी करेगा इन एसेट्स को यूज करके। तो बताएं रेट में कौन सा लूं? सर सब्सिडरी का रेट 40% का। निकालो क्या आ रहा है, निकालो क्या आ रहा है, निकालो क्या आ रहा है बेटा, निकालो क्या आ रहा है बबुआ? 60। अब बताओ 60 की डेबिट टैक्स लायबिलिटी है, 60 की डेबिट टैक्स लायबिलिटी है, 60 की डेबिट टैक्स लायबिलिटी है जी बिल्कुल। मुझे बताओ आगे ग्रुप में डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू के हिसाब से होगा, टैक्स बेस के हिसाब से होगा, कहना है जल्दी बताओ बेटा। आगे इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन किस किस बुनियादों पे होगा ग्रुप अकाउंट्स में? ग्रुप अकाउंट्स में किस बुनियाद पे इनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स रियलाइज होंगे सर? ग्रुप अकाउंट, अल्लाह के बंदो, ग्रुप अकाउंट्स अकाउंटिंग के हिसाब से बनते हैं। ग्रुप अकाउंट्स हिरवेंशियो अकाउंटिंग के हिसाब से बनते हैं। इन ग्रुप अकाउंट्स में अगर ये एसेट सर 2,70,000 पे गया है तो डेप्रिसिएशन भी 2,70,000 के हिसाब से होगा कि नहीं होगा? अकाउंटिंग के डेप्रिसिएशन की बात कर रहा हूं, होगा ना? तो मुझे एक बात बताओ, आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले सालों में, आइंदा आने वाले सालों में सर जो अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन बुक होगा वो इस बेसिस पे होगा, और टैक्स का डेप्रिसिएशन बुक होगा वो इस बेसिस पे होगा, ऐसा है? ऐसा है। तो दोनों का डिफरेंस जो रिवर्स होता जाएगा उस पर मैं जो डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक किया ऐसा ऐसा एडजस्ट करता जाऊंगा, ऐसा ऐसा एडजस्ट करता जाऊंगा। आज जो मैंने 60,000 रुपए की डेबिट टैक्स लायबिलिटी बुक की है ओवर द पीरियड क्या होती जाएगी? खत्म होती जाएगी, जैसे जैसे एसेट क्या होते जाएंगे? यूज होते जाएंगे। पक्का इन एसेट्स को इस्तेमाल कौन कर रहा है मेरा बच्चा? इन एसेट्स को इस्तेमाल कौन कर रहा है? सब्सिडरी, तो टैक्स रेट उसी का लेना है। अब बताओ आपको नहीं लगता आप ये लायबिलिटी बुक करना भूल गए थे ये गुडविल निकालते वक्त? अब बताओ अगर मैं इस लायबिलिटी को इंक्लूड करके गुडविल निकालूं तो बताओ मेरे पास गुडविल में कंसिडरेशन कितने की? 15 लाख। अब बताओ मेरे नेट एसेट्स इस लायबिलिटी के आने के बाद बढ़ जाएंगे?
नहीं नहीं, सब्सिडी की बुक्स में वैल्यू नहीं होगी, सब्सिडी की बुक्स में नान अपनी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी, कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है जी, हम अज्यूम करें कि सब्सिडी ने आज तक कोई डेबिट टैक्स बुक नहीं किया, ठीक है ना, सब्सिडी की बुक्स में फेयर वैल्यूज नहीं आ रही होंगी, सेट है। अब बताएं सर, मेरे पास कंसिडरेशन 1.5 मिलियन, नेट एसेट्स कितने के, नेट एसेट्स कितने, 60,000 रुपए की नई लायबिलिटी आई है, तो इससे हमारे नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे ना, 60,000 रुपए की लायबिलिटी से नेट एसेट्स बढ़ जाएंगे, नहीं सर कम हो जाएंगे। ये 1070 में यहाँ एक और लायबिलिटी आ जाएगी 60,000 की। अब बताओ नेट करो मेरे बच्चों, मुझे बताओ कितना आ रहा है नेट एसेट्स, 1010, बताओ गुडविल कितनी आ रही है, 4,90,000 का। मुझे बताओ पहले हमारा गुडविल कितना था, पहले हमारा गुडविल कितना था, पहले हमारा गुडविल कितना था, पहले हमारी गुडविल कितनी थी, पहले हमारा गुडविल कितना था बबुआ, पहले हमारा गुडविल था 4,30,000, अभी हमारा गुडविल कितना होगा 4,90,000। इसका मतलब है इनिशियल रिकग्निशन पे ग्रुप अकाउंट्स में, इनिशियल रिकग्निशन पे ग्रुप अकाउंट्स में, मैं 4 दफा बोलूंगा, इसके बाद भी एक हीरोइंची उठेगा पूछेगा, ग्रुप अकाउंट्स में इनिशियल रिकग्निशन पे, ग्रुप अकाउंट्स में इनिशियल रिकग्निशन पे जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट बनता है उसका काउंटर इफेक्ट गुडविल पे जाता है, उसका काउंटर इफेक्ट गुडविल के ऊपर जाता है। ऐसा सर मैं 3 बातें आपको और बता रहा हूं, ये पहले कॉपी कर लो। सर मेरा गुडविल बढ़ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से, हाँ सर करो उसको, शाबाश कॉपी, इसकी जनरल एंट्रीज बनाना सीख रहे हैं, शाबाश। चर्सी उठेगा अभी थोड़ी देर में, फिर पूछेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कान आंखें जो भी खोल के सुनना सुन लो, फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। सर इनिशियल रिकग्निशन पे ग्रुप अकाउंट्स में, इनिशियल रिकग्निशन पे ग्रुप अकाउंट्स में सर जो डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी बनता है डे 1 पे, उसका दूसरा इंपैक्ट गुडविल में जाता है। सर गुडविल डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बगैर 4,30,000 थी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के आने के बाद 4,90,000 हो गई, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 4,30,000 थी। ऐसे आंखें खोलो, ऐसे ऐसे ऊपर से भी आंख पकड़ो, नीचे से भी पकड़ो, दोबारा देख लो, एक दफा और दे दूं, कराची से अपनों में ईद मनाने के लिए, हाँ जी, इनिशियल रिकग्निशन पे ग्रुप अकाउंट्स में जो डबल टैक्स लायबिलिटी या एसेट बनता है सब्सिडी के रेट पे बनता है और वो गुडविल को इंपैक्ट करता है। ऐसा हाँ जी सर, बड़े एक से आगे। अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैं जनरल एंट्रीज क्या पास करूं, मुझे होता ग्रुप पे जनरल एंट्री क्या पास होगी, ग्रुप में जनरल एंट्री क्या पास होगी, ग्रुप में अकाउंट्स में एंट्री पास होगी, सारे नेट एसेट्स डेबिट होंगे, ठीक है जी, इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंक्लूडिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। कितने सर मेरे पास नेट एसेट्स 10100000, ठीक है जी। कैश क्रेडिट कितने से, फिर और गुडविल कितने से डेबिट सर, कितने से डेबिट मेरे बच्चों, सेमीफाइनल में आ गए। ऐसा ही है दोस्त, थैंक यू जी। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपको इस पूरे केस की समरी बताऊं, देखें एक चीज दिमाग में रखें, अब मैं टेक्निकल बातें करने जा रहा हूं, ये एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन टेक्निकल चीजें सुनो। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहूं कि गुडविल भी तो एक एसेट है, गुडविल भी तो एक एसेट है, उस पर डेबिट टैक्स क्यों बुक नहीं किया, गुडविल भी तो एक एसेट है ना, उस पर डेबिट टैक्स क्यों बुक नहीं किया, उसका भी टैक्स बेस 0 है, क्योंकि एफबीआर उसको नहीं मानता, कह भी रहे एफबीआर, कह भी रहे भाई मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इस पर कोई जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं करूंगा। सर अगर आप गुडविल को एक एसेट मान के उस पर डेबिट टैक्स बुक कर लेना, नहीं हमजा वैसे ही भी बता रहा हूं, अगर उस पर कोई बुक कर लेना डेबिट टैक्स, तो पता क्या होगा,
एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक होगी जिससे गुडविल की अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। नहीं, टेम्परेरी परमानेंट की बात नहीं कर रहा। एक गुडविल की अमाउंट आएगी, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। एक गुडविल एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट आएगी जो किस पे बेस कर रही होगी, गुडविल की वैल्यू के ऊपर। लेकिन जैसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की अमाउंट आएगी, गुडविल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर नए सिरे से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग करो, वो डालो, गुडविल की अमाउंट दोबारा चेंज। आप मुझे बताएं ना, ये गुडविल की अमाउंट डिपेंड कर रही है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पे। आप इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बार बार तब्दील करते रहो, इसलिए कि गुडविल की वैल्यू हर दफा तब्दीली से चेंज हो जाएगी। आपको नहीं लगता है एक ऐसा साइकिल क्रिएट हो जाएगा जो कभी खत्म ही नहीं होगा, हैं? अभी मैं काम करूं, मैं गुडविल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डाल दूं, गुडविल है कितनी अभी 490। अभी आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 490 माइनस 0 टैक्सेबल डिफरेंस आ गया 490 का, लगा उस पे रेट 40% का कितना आता है? लगा उस पे रेट क्या आता है? 40% का। अज्यूम करो ये भी एक टैक्सेबल डिफरेंस है, इस पे भी डेफर्ड टैक्स बुक होना चाहिए। कितना आ रहा है देखो जरा, कितना आ रहा है मेरे बच्चों? ये डिफरेंस कितना आ रहा है? इस पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितनी कितनी बुक होनी चाहिए? 1,96,000। अब इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को यहां डालोगे, ये गुडविल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये गुडविल की वैल्यू दोबारा चेंज हो जाएगी। फिर नए सिरे से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। तो सर इसका मतलब है फिर तो ये कहानी चलती रहेगी ना। इसलिए स्टैंडर्ड ने मना किया कि सर गुडविल पे कभी भी डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करना है आपने, ऐसा गुडविल पे डेफर्ड टैक्स बुक नहीं करना, ठीक है जी। ये याद रखना सर, हम कभी भी बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल पे डेफर्ड टैक्स रिकॉर्ड नहीं करते, ऐसा ऐसा है मेरे बच्चों। अब बताओ मैं करूंगा क्या पेपर में? सर जो कंसिडरेशन मैंने पे किए वो लूंगा सर, मैं नेट एसेट्स लूंगा। नेट एसेट्स मेरे पास है सब्सिडी के बुक वैल्यू पे, सॉरी फेयर वैल्यू पे आ रहे होंगे। टैक्स बेस इनका वही होगा जो पुराना होगा, ठीक है जी। दोबारा बता रहा हूं हमजा, जब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी गुडविल के ऊपर बुक करोगे ना, तो उससे गुडविल की अमाउंट दोबारा चेंज हो जाएगी। क्यों? ये गुडविल की अमाउंट आ रही है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करने के बाद। अगर मैं मजीद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बुक करूंगा, ये गुडविल की अमाउंट चेंज हो जाएगी। अगर मैं मान लूं कि सर इसका टैक्स बेस 0 है और 4,90,000 का डिफरेंस है, तो इस 4,90,000 पे 40% के हिसाब से 1,96,000 रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनती है। वो अगर दोबारा यहाँ डालोगे तो ये गुडविल की अमाउंट चेंज हो जाएगी। फिर नए सिरे से डेफर्ड टैक्स निकलेगा, फिर वो गुडविल में डलेगा, फिर अमाउंट चेंज हो जाएगी। तो भाई इसका कोई एंड नहीं है, 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 इसका कोई भी एंड नहीं। तो डेफर्ड टैक्स हम बुक ही नहीं करेंगे गुडविल के ऊपर, ठीक है जी। अब बताएं सर, अगर मैं आपको इस तरह का एक सवाल दूं, आप मुझे जर्नल एंट्रीज, गुडविल और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट निकाल के दे दोगे हैं? चलो जी आओ, ये करना है, कॉपी कर लिया तुम लोगों ने? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ सर, रिपोर्टिंग पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का होगा क्या? सर ये फेयर वैल्यूज एडजस्ट होती जाएंगी जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, ठीक है जी। ये डेप्रिशिएट होंगी, ठीक है जी, ये भी डेप्रिशिएट होंगी, और इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के अमाउंट को हम क्या करते जा रहे हैं? नॉर्मल तरीके से एडजस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है जी। नॉर्मल तरीके से अब इस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को हम एडजस्ट करते जाएंगे, ठीक है जी। फेयर वैल्यूज गिवन होंगी तो रिवैल्यूएशन कहाँ है? बुक ऑफ सब्सिडी। ओ खुदा के बंदों, देखो इसीलिए मैं ना कंसोलिडेशन से पहले डेफर्ड टैक्स ऑन कंसोलिडेशन पढ़ाने के मूड में नहीं था, लेकिन मैंने इतना सोचा कि तुम लोगों ने जिस जगह से भी पढ़ा हो, एटलीस्ट इतना पढ़ा होगा कि सब्सिडी के सारे एसेट्स डे 1 के ऊपर ग्रुप अकाउंट्स के अंदर फेयर वैल्यू पे आते हैं। डे 1 पे ग्रुप अकाउंट्स में किसमें आते हैं? फेयर वैल्यू पे आते हैं। ये आपने FAR 2 में किसी भी दुनिया के टीचर से पढ़ा हो तो आपको पता होगा, ठीक है जी। आकाश से पढ़ा हो तो बात ही अलग है तुम्हारी, ठीक है जी। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे ये कहूं प्यारे भाई, सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे आते हैं, तो सब्सिडी ने रीवैल्यू क्यों नहीं किया? उसकी पॉलिसी नहीं है भाई रिवैल्यूएशन की। हम डे 1 पे सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे इसलिए लेकर आते हैं ताकि गुडविल की वैल्यू सही से निकाली जा सके। क्लियर है? ऐसा पढ़ेंगे बेटा? तो याद रखो कि ये जो फेयर वैल्यूज हैं, ये सब्सिडरी की बुक्स में नहीं है, ये ग्रुप अकाउंट्स के अंदर आ रही है, सही जी। और ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ग्रुप अकाउंट्स के अंदर बनी है।